हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। और हम लोग वर्णमाला स्टार्ट कर रहे थे। वर्णमाला में डियर फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने वर्णमाला का बेसिक आपको बताया था, जो बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए और एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है फर्स्ट पार्ट भी। तो सेकंड पार्ट को स्टार्ट करने से पहले आप लोग फर्स्ट पार्ट को जाइए, देखिए और समझिए, उसके बाद आप सीक्वेंस से तैयारी कीजिए। ये आपका सेकंड पार्ट बनता है, ठीक है। तो अभी हम सेकंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं स्वर, ठीक है। स्वर पढ़ेंगे डिटेल में। तो स्वरों का वर्गीकरण अगर करेंगे तो स्वर कितने प्रकार के इसके डिफाइन कर देते हैं हम लोग, 5 प्रकार में डिवाइड करते हैं, ठीक है। वो मैं आगे आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, तो आ ई उ री ए ओ औ अंग आह, ठीक है। ये जो 13 आप देख रहे हैं ना, ये 13 जो है ये लेखन के आधार पे होता है, ठीक है। लेखन के आधार पर, क्लियर है। लेखन के आधार पर अगर उच्चारण के आधार पर बात करेंगे, देखो उच्चारण के आधार पर बात करते हैं तो कहीं कहीं तो आपको 10 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 11 मिलेगा। पॉइंट नोट करना। देखो बहुत लोग 10 बताते हैं, बहुत लोग 10 पढ़ाएंगे, बहुत लोग 11 पढ़ाएंगे। अब 11 क्यों होता है? 11 माय डियर फ्रेंड्स, ये एग्जामिनेशंस में जब कंपटीशन आप देते हो जिसमें हिंदी आता है तो वहाँ पर 11 ही ऑप्शंस में आता है। इस वजह से 11 आप लोगों को तैयार करना है, लेकिन आपको 10 भी पता होना चाहिए क्योंकि स्टैंडर्ड बुक्स में 10 दिया हुआ है। वहाँ पर क्या नहीं मानते हैं, वहाँ पर ऋषि को हम लोग स्वर नहीं मानते हैं, ठीक है। या मानते हैं तो अर्ध स्वर मानते हैं, इसीलिए इसको काउंट नहीं किया जाता है। स्टैंडर्ड बुक्स के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो ओके, अच्छा ऋषि को मैं आपको काउंट करवा दूं कि ऋषि का हम लोग मानते क्यों नहीं है। देखो जो ऋषि होता है ना, री, अगर इसको उच्चारण करेंगे री इस प्रकार से लिखा जाएगा, क्लियर है। और इसमें अगर हम देखते हैं तो आपका रा प्लस ई, तो जो रई होता है वो हाफ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इसमें जो रा है ये तो आपका क्या हो गया, ये व्यंजन हो गया और ये आपका स्वर हो गया, ठीक है। इसीलिए री को नहीं काउंट किया जाता है, इसको अर्ध स्वर बोला जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक के बता रहा हूँ। बाकी कॉम्पिटिटिव में अगर आप जाएंगे तो ऋषि को स्वरों में काउंट किया जाता है, इसलिए स्वरों की संख्या 11 बोलते हैं, ठीक है। एंड आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है तो आपको साफ सुथरा थोड़ा सा दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब देखते हैं 5, मैंने बताया 5 टाइप में इसको वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्ट जो है ये है कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर, ठीक है। मात्रा या फिर उच्चारण के आधार पर। तो देखो कितने होते हैं हम लोग 3, अब कहीं कहीं 2 काउंट करते हैं, कहीं कहीं 3, तो हम 3 आपको पढ़ा देते हैं। सबसे पहले होता है हाश्व स्वर। क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? हाश्व स्वर। तो उच्चारण में इसमें क्या होता है, कम समय लगता है, ठीक है। उच्चारण में कम समय लगता है, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। तो इसको आप लोग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में, और वहाँ पर आपको री से जो री होता है इसको काउंट किया जाता है हास्य स्वर में। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4 लिखा है। अब बहुत लोग आपको 3 में पढ़ाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया वो 3 क्यों पढ़ाते हैं, वो स्टैंडर्ड बुक को बताते हैं, ठीक है। तो आ ई उ और री, ठीक है। तो उच्चारण में इनमें क्या होता है, कम समय लगता है, इसको बोलते हैं हास्य स्वर, क्लियर। दीर्घ स्वर बोलते हैं। दीर्घ स्वर क्या होता है, हास्य स्वर से जितना समय लगता है उससे ज़्यादा समय लग जाता है दीर्घ स्वर में। इट मीन्स कि दुगना समय लगता है, ठीक है। तो उच्चारण में हास्य स्वर से दुगना समय लगता है। कौन कौन से होते हैं? आ ई उ ए ओ औ। इट मीन्स ये होते हैं 7, ठीक है। और यहाँ पे होते हैं 4। दैट्स वाई 7 4 11, तो हम स्वरों की संख्या बोलते हैं 11 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। और स्टैंडर्ड बुक्स में 10 होता है। 10 क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया रीजन, एंड आई होप आपको अब दिक्कत नहीं होने वाला है। एक हम लोग को पढ़ते हैं प्लुत स्वर, ठीक है। अब बुक्स में लिखा नहीं होता है, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको 2 मिलेगा, ठीक है। नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 2 मिलेगा, स्टैंडर्ड बुक में आपको प्लुत स्वर भी काउंट किया जाता है, तो प्लुत स्वर भी आपको पढ़ना है। देखो उच्चारण में हास्य स्वर से 3 गुना समय लगता है। हास्य स्वर देख रहे हैं, इससे आपका 3 गुना, और अगर दीर्घ स्वर से अगर कंपेयर करेंगे प्लुत स्वर में तो 1 गुना आप बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 गुना है, 1 गुना बढ़ाओगे तो 3 गुना हो जाएगा, क्लियर। तो इसका उदाहरण जो होता है, जो साइन होता है, सिंबल इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार का प्लुत स्वर का सिंबल होता है। और एक उदाहरण के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ओम हम लोग पढ़ते हैं, ओम, ठीक है। ओम, तो अगर माय डियर फ्रेंड्स ओम हम बोले तो ओ, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ध्वनि निकल रही है ना,
ओ, तो वो होता है प्लुत स्वर। ठीक है, ध्वनि के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि प्लुत स्वर क्या होता है। क्लियर है? तो ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर कैसे डिफाइन करना है। अब हम देखते हैं सेकंड जो है हमारा, ये है सेकंड हमारा जीभ के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, जीभ टंग हमारा जो है उसके आधार पर हम लोग स्वरों को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इसमें 3 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अग्र मतलब आगे वाला जो जीभ है हमारा, तो मान लीजिए जो जीभ है ये, तो ये वाला अगला हिस्सा हो गया अग्र, ये हो गया मध्य, ठीक है, बीच वाला हिस्सा मध्य, और ये हो गया पक्ष। तो अग्र मध्य पक्ष, ठीक है, पक्ष। तो 3 ये हो गए। तो अग्र स्वर कौन से होते हैं? उच्चारण जो होता है जीभ के अगले हिस्से से होता है, जीभ के आगे वाला हिस्से से होता है, उसको बोलते हैं अग्र स्वर। कौन कौन से होते हैं? ई ए। ठीक है, क्या होता है? ई ए 4 होते हैं, ये याद रखना है कि अग्र स्वर 4 होते हैं, ई ए। ठीक है, मध्य स्वर। अब मध्य मतलब क्या होता है? मिडिल वाला, बीच वाला। तो आपका जीभ है उसके बीच से हमें उच्चारण निकालना होता है, वो होता है मध्य स्वर। तो उच्चारण जीभ के बीच में से होता है और बोलते हैं आ। ठीक है, जो आ होता है वो हमारा बीच में मिडिल से निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं पक्ष। पक्ष स्वर, ठीक है, पिछला वाला हिस्सा, जीभ का पिछला वाला हिस्सा। तो उच्चारण जीभ के पिछले भाग से होता है। ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया आपको समझने के लिए। देखो आ, ठीक है, आ उ ओ आओ, ठीक है, ओ आओ। तो ये होता है आपका पिछला वाला हिस्सा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की ओर। तो तीसरे पार्ट में देखते हैं, तीसरे पार्ट में क्या है भैया? मुख के खुलने के आधार पर। ठीक है, मुख के खुलने के आधार पर। तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला पार्ट है वो है कि विवृत स्वर। विवृत स्वर क्या होता है? मुख द्वार पूरा खुलता है इसमें। विवृत स्वर में क्या होता है? जो हमारा मुख होता है उसका जो द्वार होता है, मुख द्वार पूरा खुलता है। जैसे कि हम बोलेंगे आ, तो पूरा मुंह खोलना पड़ रहा है, इसलिए मुख द्वार पूरा खुलता है, इसको बोलते हैं विवृत स्वर। ठीक है, और इसी का क्या होता है? नेक्स्ट होता है कि अर्ध विवृत स्वर। अर्ध मतलब हाफ, आधा। तो इसमें क्या होता है? मुख जो द्वार होता है वो आधा खुलता है। जैसे कि हम बोलेंगे आ, फिर बोलेंगे ए, फिर ओ। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? आधा खुलता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे थर्ड वाले में संवृत्त। क्या होता है संवृत्त? मुख द्वार लगभग बंद रहता है। क्या होता है? लगभग बंद रहता है। जैसे कि ई उ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लगभग पूरा बंद होता है। अर्ध, अब अर्ध संवृत्त क्या होता है? इसी का हाफ। तो मुख द्वार जो होता है आधा बंद रहता है, आधा बंद रहता है। इसको समझने के लिए जब तक आप खुद उच्चारण नहीं करोगे, जब तक आप खुद बोलने का प्रयास नहीं करोगे, तो इसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल बन जाता है। तो मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए या फिर ओ। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं चौथा नंबर क्या है हमारा? होठों के आधार पर। ठीक है, लिप के आधार पर, होठों के आधार पर। तो होता है आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर, इसमें क्या होता है? देखिए डियर, वृत्त अगर हम बात करें तो वृत्त मतलब क्या होता है? सर्कल। सर्कल मतलब गोला। ठीक है, तो आवृत्त, आवृत्त, आ मतलब क्या हो गया? इसका हाफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? हाफ। तो इसमें गोला नहीं बनेगा। क्लियर है? तो देखिए आ, ठीक है, ई ए। तो इसमें कहाँ पे गोला नहीं बन रहा है, सर्कल नहीं बन रहा है। लेकिन अगर वही बात करेंगे वृत्तमुखी, तो इसमें गोला बनेगा। ठीक है, हमारे ओठों का प्रकार जो होगा वो गोला बन जाएगा। जैसे कि उ, तो अगर मेरे ओठों पे आप नज़र डालोगे तो एक गोला बन रहा है। ठीक है, तो वृत्त बन रहा है, वृत्त। और इसमें आवृत्त बन रहा है, इसमें गोला नहीं बन रहा है। तो उ ओ आओ। ठीक है, ओ ओ। ठीक है, क्लियर है? तो ऐसे बनता है उ ओ आओ। तो ये वृत्त मुखी स्वर हो गए। ये आवृत्त मुखी स्वर कौन से होते हैं? जिसमें गोला नहीं बनता है। 5 नंबर देखते हैं। 5वां नंबर जो है उसमें है कि हवा जो होता है नाक व मुख के आधार पर। क्लियर है? तो इसको समझते हैं। तो अनुनासिक, अनुनासिक में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? अनुनासिक जब हम उच्चारण करेंगे इसका, ध्वनियों का, तो इसमें हमें नाक व मुख दोनों का प्रयोग करना होगा। नाक व मुख दोनों का प्रयोग करना होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे गांव लीजिए, गांव, तो आप गांव को बोल के देखिए गांव, तो इसमें हम नाक का भी प्रयोग हो रहा है थोड़ा सा और मुख का भी प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार अगर आँख बोलते हो आप, तो आँख बोलते हो तो इसमें भी नाक का प्रयोग हो रहा है और मुख का प्रयोग हो रहा है। तो ये हमारा होता है अनुनासिक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने आपको बोला कि आँख,
ठीक है, और गाँव लिखिए या फिर आप बोलिए, तो यहाँ पर आपको क्या नाक और मुख का दोनों का प्रयोग होगा। निरुनासिक में क्या होता है, इसमें भैया आपको नाक का प्रयोग नहीं करना होता है, केवल मुख का प्रयोग होता है निरुनासिक में। तो आ, ठीक है, आ ई, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड आई होप ये पांचों आपके जो स्वरों के वर्गीकरण था ये आपको समझ में आ गया होगा, और एग्जामिनेशंस में यही से क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। एंड अगर ये लेक्चर्स आपको पसंद आया है, डेफिनेटली आप चैनल से जुड़ सकते हैं थर्ड पार्ट के लिए, और लाइक कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी एफर्ट लगता है इसको क्रिएट करने में। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।